फिल्म की शुरुआत होती है इवान बेक्स्टर से, जो पहले एक न्यूज एंकर था लेकिन अब इलेक्शन जीतकर कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव बन चुका है। न्यूज चैनल पर उसकी जीत सेलिब्रेट की जा रही होती है। उसके इलेक्शन कैंपेन की झलक दिखाई जाती है, जहां वो कैंपेन के दौरान एक ही बात कहता है, हम दुनिया को बदलेंगे। इलेक्शन जीतने के बाद इवान अपनी फैमिली के साथ वर्जीनिया की हंट्सविले एरिया में शिफ्ट होने वाला है। नई जिंदगी और नए पॉलिटिकल करियर को लेकर वो काफी एक्साइटेड था। रास्ते में वो अपनी पत्नी और बच्चों को बताता है कि अब वो एक पॉलिटिशियन है और पब्लिक लाइफ में इमेज ही सब कुछ होती है। लेकिन उसके बच्चे इतने खुश नहीं होते। उन्हें अपने पुराने दोस्त छोड़कर जाने का दुख था। इवान उन्हें समझाता है कि यहाँ उन्हें नए और बेहतर दोस्त मिलेंगे। कुछ देर बाद वो लोग एक खूबसूरत सिनेटिक व्यू पॉइंट पर रुकते हैं। इवान अपनी फैमिली को आसपास का नजारा दिखाता है और बताता है कि ये जगह कितनी सुंदर है। इस दौरान उनका छोटा बेटा रेयान जानवरों से जुड़ी अजीब और इंटरेस्टिंग बातें बताते रहता है, जिससे पता चलता है कि उसे एनिमल्स में काफी दिलचस्पी है। आखिरकार बेक्स्टर फैमिली अपने नए घर पहुंच जाती है। घर इतना बड़ा होता है कि बच्चे देखकर हैरान रह जाते हैं। जॉन को भी यकीन नहीं होता कि बोर्चून में दिखाया गया घर सच में इतना बड़ा था। सब लोग घर देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं और बच्चे तुरंत अंदर दौड़ पड़ते हैं। इसी बीच घर के इंटीरियर का काम करने वाले लोग इवान से किचन कैबिनेट के बारे में पूछते हैं। उनके पास दो ऑप्शन होता है। इवान बिना ज्यादा सोचे एक महंगी ब्राजीलियन चेरी वुड चुन लेता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि ये लकड़ी 200 से 300 साल पुराने पेड़ों से आती है। इवान देखता है कि उसका छोटा बेटा रेयान पार्क में एक आवारा कुत्ते के साथ खेल रहा है। वो तुरंत उसे कुत्ते से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसका मानना था कि आवारा कुत्ते काफी गंदे होते हैं, उनमें बीमारियां हो सकती हैं। तभी कुत्ता भागकर आते हुए इवान के टट्टों पर लटक जाता है। इवान जैसे तैसे कर उसे भगाता है। रेयान ने कुत्ते के लिए एक बर्तन में पानी रखा हुआ होता है। इवान उसे जमीन पर गिरा देता है, क्योंकि उसे डर था कि अगर आज इसे पानी दिया गया तो ये हर रोज पानी के लिए यहाँ आता रहेगा और गंदगी फैलाएगा। शाम को पूरी फैमिली अपने नए घर में सेटल हो चुकी होती है। इवान खुश होकर अपना मशहूर न्यू हाउस डांस करता है। जॉन उसे बताती है कि बच्चों ने सोने से पहले साथ मिलकर प्रार्थना की थी। रेयान ने उस कुत्ते को घर में रखने की दुआ मांगी जिसे उसने दिन में देखा था, और जॉर्डन ने अगले दिन हाइकिंग ट्रिप के लिए अच्छे मौसम और अच्छी विजिबिलिटी की प्रार्थना की। इसके बाद जॉन बताती है कि उसने भी एक और खास दुआ मांगी। उसने प्रार्थना की कि उनकी फैमिली पहले से ज्यादा करीब आ जाए। इवान उसे यकीन दिलाता है कि इसके लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं है, वो खुद इस बात को सच कर देगा। फिर जॉन इवान से पूछती है कि अगर वो प्रार्थना करे तो क्या मांगेगा। पहले तो इवान कुछ नहीं कहता, लेकिन बाद में उसकी बात उसके दिमाग में घूमते रहती है। टीवी पर इवान के इलेक्शन कैंपेन की फुटेज चल रही होती है, जहाँ लोग उसके दुनिया को बदलने वाले स्लोगन की बात कर रहे होते हैं। और जैसे ही जॉन को नींद आती है, इवान गॉड को शुक्रिया करता है उसकी नई गाड़ी, नए घर और जिस मुकाम पर आज वो है उन सब के लिए, और गॉड से प्रार्थना करता है कि वो उसकी दुनिया को बदलने में मदद करें। अगली सुबह जैसे ही अलार्म बजता है, इवान गाड़ी में टाइम देखकर हैरान था, क्योंकि उसने 7 बजे का अलार्म सेट किया था और अभी तो सिर्फ 6:14 हुए हैं। इवान ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है और हमेशा की तरह खुद को मोटिवेट करता है और ब्रेकफास्ट टेबल पर फैमिली से प्रॉमिस करता है कि आज शाम को वो हाइकिंग पर जाएंगे। ये सुनकर सभी काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। घर से बाहर निकलने के लिए जब इवान दरवाजे को खोलता है तो उसके पैर बाहर रखे एक बड़े से बॉक्स से टकरा जाता है। हैरानी की बात तो ये थी कि घर में किसी ने भी इसे ऑर्डर नहीं किया था। पार्सल पर अल्फा एंड ओमेगा हार्डवेयर लिखा होता है, और जब ये बॉक्स को खोलकर देखते हैं तो अंदर काफी अजीब सामान रखे थे। इवान को लगा शायद किसी ने इसे गलत एड्रेस पर भेज दिया है, और इवान इस बात से अनजान है कि ये रशिया में डिलीवरी उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। ऐसे कांग्रेसमैन इवान का आज ऑफिस में पहला दिन है। बिल्डिंग में घुसते ही हर तरफ लोग उसका स्वागत करते हैं। सब उसे कांग्रेसमैन बेक्स्टर कहकर पुकार रहे थे, और जब वो अपने ऑफिस में पहुंचता है तो उसकी एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऑफिस इतना शानदार था कि उसे यकीन ही नहीं होता कि ये सब उसके लिए है। ऑफिस स्टाफ इवान का स्वागत करता है। इसी दौरान मार्टी इवान की मुलाकात इगेन नाम के एक नए असिस्टेंट से करवाता है। इगेन चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया था, उसे लगभग हर चीज की जानकारी होती है। इगेन की याददाश्त और नॉलेज देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद मार्टी इवान को उसका प्राइवेट ऑफिस दिखाता है। रूम काफी बड़ा और लग्जूरियस था। मार्टी मजाक में याद दिलाता है कि उनका असली मिशन क्या है, दुनिया को बदलना। लेकिन इवान को जल्दी पता चलता है कि उसके शानदार ऑफिस के पीछे एक और वजह है, उसका पड़ोसी कांग्रेसमैन लोंग। कांग्रेसमैन लोंग कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि कांग्रेस का सबसे ताकतवर और इम्प्रेसिव आदमी है। और सिर्फ ऑफिस ही नहीं, लोंग का घर भी इवान के घर के पास ही था। मार्टी तुरंत समझ जाता है कि ये कनेक्शन पॉलिटिकल करियर के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। उसके दिमाग में पब्लिसिटी और नेटवर्किंग के नए नए आइडियाज आने लगते हैं।
कहाँ है? तभी रीटा वहाँ लोन की फाइल्स लेकर आती है। कांग्रेसमैन लोन चाहता था कि इवान उसके नए बिल को एज ए जूनियर को स्पॉन्सर करे। ये सुनते ही ऑफिस का माहौल बदल जाता है। सब लोग समझ जाते हैं कि पहले दिन इतना बड़ा पॉलिटिकल ऑफर मिलना बहुत बड़ी बात है। इवान बिल के बारे में पूछता है और ईगन तुरंत उसकी पूरी जानकारी निकाल देता है। बिल का नाम होता है सिटीजन इंटीग्रेशन ऑफ पब्लिक लैंड एक्ट। इस बिल का उद्देश्य नेशनल पार्क के कुछ हिस्सों को डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करना था, यानी जो जमीन अब तक प्रोटेक्टेड थी उस पर कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की परमिशन चाहिए थी। मार्टी के लिए एक सुनहरा मौका था। उसके हिसाब से अगर इवान ने कांग्रेसमैन लोन का साथ दिया तो उनका पॉलिटिकल करियर बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, लोन चाहता था कि इवान इसी दिन पढ़कर फैसला करे। इवान थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि उसने अपने बच्चों से वादा किया था कि शाम को पूरी फैमिली साथ में हाइकिंग पर जाएगी। ईगन बताता है कि बिल के पास होने की डेडलाइन है, अगर लोन को इसे जल्दी कमेटी के सामने रखना है तो इवान को भी तुरंत फैसला लेना होगा। अब इवान के सामने दो रास्ते थे, एक तरफ उसका परिवार और दूसरी तरफ पॉलिटिकल करियर का पहला बड़ा मौका। दिन भर की मीटिंग के बाद इवान फाइलों के ढेर के साथ घर लौटता है। घर पहुंचते ही वो देखता है कि बच्चे हाइकिंग की तैयारी कर रहे हैं। सब लोग एक्साइटेड होते हैं, लेकिन इवान के चेहरे पर कुछ और ही नजर आ रहा था। इवान बताता है कि उसे एक इम्पोर्टेंट बिल पर काम करना है और इसी वजह से वो हाइकिंग पर नहीं जा पाएंगे। बच्चों की खुशी तुरंत उदासी में बदल जाती है। उसके लिए ये बिल और नया पॉलिटिकल करियर अब फैमिली के साथ बिताए जाने वाले वक्त से ज्यादा जरूरी लगने लगा था और शायद इवान को अभी तक एहसास भी नहीं है कि यही फैसला उसकी जिंदगी में आने वाली बड़ी मुश्किलों की शुरुआत बनने वाला है। अगली सुबह फिर उसी टाइम पर अलार्म बजता है। करीब 6:14 हुए थे। ये बात फिर उसे हैरान कर देती है। तभी उसे बाहर से शोर सुनाई देता है। इवान जब खिड़की से बाहर देखता है तो उसके होश उड़ जाता है। एक डिलीवरी ट्रक उसके लॉन पर लकड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर गिरा रहा होता है। इवान तुरंत उसे रोकने की कोशिश करता है और चिल्लाकर कहता है कि उसने ये सामान ऑर्डर नहीं किया, लेकिन डिलीवरी वाला बिना कुछ सुने लकड़ियां उतारकर वहां से जाने लगता है। इवान उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये गलत एड्रेस है, लेकिन कोई फायदा नहीं था। अब उसके घर के सामने लकड़ियों का पहाड़ पड़ा हुआ था। परेशान इवान घर के अंदर लौट आता है। तभी उसकी नजर टीवी पर चल रहे एक नंबर पर पड़ती है, जेनेसिस 6:14। यही नंबर उसकी अलार्म क्लॉक पर बार बार दिख रहा था। क्यूरियोसिटी में इवान बाइबल ढूंढने लगता है और जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 14 पढ़ता है और उस वर्स में लिखा था कि अपने लिए गोपर वुड की एक आग बनाओ, यानी नाव। इवान पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने एक अजीब आदमी खड़ा था। ये वही आदमी था जिसने टूल्स और लकड़ियां भेजी थी। इवान पूछता है कि ये सब किसके लिए, और तब आदमी जवाब देता है। वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम एक आग बनाओ। इवान को लगता है कि ये कोई मजाक है, पर ये बूढ़ा आदमी इवान के बारे में सब कुछ जानता था। उसका जन्मदिन, उसके माँ बाप का नाम, उसके बचपन की आदतें, यहाँ तक कि उसका डर भी। ये देख इवान के चेहरे से हंसी अचानक गायब हो जाती है। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये आदमी उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है। जब इवान पूछता है कि आखिर वो है कौन, तब वो आदमी शांत आवाज में जवाब देता है, मैं गॉड हूँ। और फिर वो एक बार फिर वही बात दोहराता है, मैं चाहता हूँ कि तुम एक आग बनाओ। लेकिन इवान के लिए ये सब हद से ज्यादा अजीब था। कोई आदमी आकर खुद को भगवान बताए और नोवा की तरह एक आग बनाने का ऑर्डर दे तो किसी को भी ये एक पागलपनी लगेगा। इसलिए वो बिना कुछ सुने वहाँ से निकल जाता है। उसे पूरा यकीन था कि उसकी मुलाकात किसी पागल आदमी से हुई है। ऑफिस जाते वक्त इवान खुद को समझाने की कोशिश करते रहता है। वो बार बार अपना मोटिवेशनल वर्ड दोहराता है, मैं सक्सेसफुल हूँ, पावरफुल हूँ, हैंडसम हूँ, हैप्पी हूँ। वो खुद को कन्विंस करना चाहता है कि जो कुछ भी अभी हुआ वो सिर्फ एक अजीब इंसिडेंट था। लेकिन तभी कार के अंदर अचानक वही आदमी दोबारा आ जाता है। इवान घबराकर चीखने लगा था। उसकी हालत देखने लायक थी। वो सड़क पर एक पुलिस ऑफिसर को देखकर मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन जब वो पुलिस ऑफिसर की तरफ देखता है तो एक बार फिर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी था। इवान को अब हर जगह वही आदमी नजर आने लगता है। इन सब के बावजूद भी इवान खुद को समझाता है कि ये सब उसके दिमाग का वहम है। लेकिन ऑफिस पहुंचते ही उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। रीटा उसे उसकी नई एक्सटेंशन नंबर बताती है, 614। ये वही नंबर था जो सुबह अलार्म क्लॉक पर दिख रहा था, जो जेनेसिस 614 की तरफ इशारा करता है। इवान कुछ देर के लिए सन्न रह जाता है। उसे अब लगने लगा था कि ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता, लेकिन दिन अभी शुरू ही हुआ था। थोड़ी देर बाद मार्टी खुशखबरी लेकर आता है। कांग्रेसमैन लोंग ने इवान को हाउस रिसोर्सेज कमेटी में जगह दिलवा दी थी। पॉलिटिकल करियर के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। कुछ ही देर बाद कमेटी मीटिंग शुरू होती है, लेकिन इवान का ध्यान कहीं और ही था। उसके दिमाग में अब भी वही रहस्यमय आदमी और आग वाली बातें घूम रही होती है। और तभी अचानक वो आदमी उसके पास आ खड़ा होता है। ये देख इवान बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो कांग्रेसमैन लोंग उसके सामने था। लोंग उसकी हालत पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सीधा बिजनेस की बात करता है। वो इवान को बताता है कि उसने उसे अपने लैंड यूज बिल में इसलिए शामिल किया है क्योंकि उसे लगता है कि इवान तेजी से काम करने वाला आदमी है। इवान बिल को सपोर्ट करने के लिए हाँ कर देता है। उसके पास कुछ सवाल जरूर होते हैं, लेकिन लोंग उन्हें बाद के लिए टाल देता है। मीटिंग के बाद जब लोग उसकी तबीयत के बारे में पूछ रहे होते हैं, तभी वही रहस्यमय आदमी फिर से उसके सामने आ जाता है। इस बार वो डॉक्टर के रूप में आया था।
और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे याद दिलाता है कि आग बनाना शुरू करो। इवान समझ नहीं पाता कि ये आदमी हर जगह कैसे पहुंच जाता है। अब उसके लिए सच और वहम के बीच का फर्क धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है। घर लौटने के बाद भी उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, आर्क नोआ जेनेसिस 6:14। वो बाइबल में नोआ की कहानी पढ़ने लगता है। उसे पता चलता है कि जब महान बाढ़ आने वाली थी तब भगवान ने नोआ को अपनी फैमिली को बचाने के लिए एक विशाल आग बनाने का आदेश दिया था। जितना ज्यादा इवान ये कहानी पढ़ता है उतना ही ज्यादा उसके अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है। इसी दौरान जून कमरे में आती है। वो देख लेती है कि इवान किसी बात को लेकर बहुत परेशान है। इवान उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि सब ठीक है, वो सिर्फ काम के प्रेशर में। लेकिन जॉन उसे बहुत अच्छी तरह जानती थी। उसे महसूस हो रहा था कि बात सिर्फ स्ट्रेस नहीं है, नई जॉब, नया घर, नई जिम्मेदारियां और अब कांग्रेस में लोगों का बहुत बड़ा बिल, ये सब मिलकर इवान को अंदर ही अंदर तोड़ने लगे थे। जॉन उसे समझाने की कोशिश करती है कि शायद वो खुद पर जरूरत से ज्यादा बोझ डाल रहा है, लेकिन इवान खुद भी नहीं जानता था कि उसकी असली प्रॉब्लम स्ट्रेस नहीं थी। असली प्रॉब्लम ये थी कि एक ऐसा राज उसकी जिंदगी में घुस चुका था जिसे समझना उसके लिए लगभग नामुमकिन था। और हर गुजरते दिन के साथ भगवान का वो अजीब हुक्म, एक आग बनाओ, और ज्यादा सच लगने लगता है। अगली सुबह काफी दिनों बाद इवान अच्छे मूड में नजर आता है। ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर वो फैमिली को बताता है कि इस वीकेंड सब लोग मिलकर हाइकिंग ट्रिप पर जाएंगे। बच्चे ये सुनकर खुशी से झूम पड़ते हैं। आखिरकार इवान अपना वादा पूरा करने वाला था। घर से निकलते वक्त रेयान 2 कबूतरों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि 2 डोज दिखना गुड लक माना जाता है। इवान मुस्कुराकर कहता है कि शायद आज उसका लकी डे है, लेकिन इवान को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये गुड लक उसके लिए कितना अजीब साबित होने वाला है। ऑफिस जाते वक्त इवान रास्ते में नोटिस करता है कि जानवर और पक्षी उसका पीछा कर रहे हैं। वो जैसे तैसे भागकर उनसे पीछा छुड़ाता है और भागते हुए बिल्डिंग में घुस जाता है। ऑफिस पहुंचते ही मार्टी उसे बताता है कि कांग्रेस में लोग कुछ बहुत ताकतवर कांग्रेस मेंबर के साथ उससे मिलने आ रहे हैं। ये लोग वाशिंगटन के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों में से थे। इवान के लिए ये अपनी पहचान बनाने का एक और बड़ा मौका था। लेकिन फिर ऑफिस के बाहर अचानक कौवों की आवाज सुनाई देने लगती है। इवान खिड़की की तरफ देखता है और घबरा जाता है। दर्जनों पक्षी उसके आसपास मंडरा रहे होते हैं। वो उन्हें भगाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं था। और देखते ही देखते कांग्रेसमैन लोग और बाकी के नेता भी ऑफिस में पहुंच जाते हैं। सब लोग ये अजीब नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। पूरा ऑफिस पक्षियों से भरा हुआ था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अंदर आए कैसे। इवान खुद भी कुछ नहीं जानता, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए तुरंत एक कहानी बना देता है। वो दावा करता है कि ये स्पेशली ट्रेंड बर्ड्स है और वो एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ की इंपोर्टेंस को दिखाने के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है। अब इवान के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ये लोग उसे जीनियस समझते या फिर पागल। हैरानी की बात ये थी कि उसकी बनाई कहानी काम कर जाती है। कांग्रेसमैन लोग और उसके साथी उसकी बातों को सीरियस लेने लगते हैं। लोगों को लगता है कि इवान एनवायरमेंट और डेवलपमेंट के मुद्दों को एक नए एंगल से समझा रहा है। मीटिंग खत्म होते ही सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। जो चीजें इवान के लिए एक डिजास्टर थी वही बाकी लोगों को एक ब्रिलियंट पॉलिटिकल स्टंट लगती है। मीटिंग के बाद उसके ऑफिस का हाल देखने लायक था। वो तुरंत ऑफिस से बाहर निकलता है और फैसला करता है कि अब वो इन अजीब घटनाओं का अंत करके रहेगा। लेकिन जैसे वो बिल्डिंग से बाहर आता है और कार लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, तभी वो देखता है कि ऑफिस के बाहर सिर्फ पक्षी नहीं थे, अलग अलग जानवर भी अब उसका इंतजार कर रहे थे। भेड़े, रकून्स और कई दूसरे जंगली जानवर भी, जैसे पूरा एनिमल किंगडम उसका पीछा कर रहा हो। ये जानवर उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाता है और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। इवान की सांसें तेज हो जाती है और तभी अचानक वो रहस्यमय बूढ़ा आदमी वहां आता है और कहता है कि अगर तुम्हारे पास आंख होती तो तुम इन्हें वहां रख सकते थे। बूढ़ा आदमी सभी जानवरों को वहां से जाने के लिए कहता है। बूढ़े आदमी के कहने मात्र से ही सभी जानवर वहां से चले जाते हैं। ये सब देख इवान को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। इवान बूढ़े आदमी से सवाल करता है कि आखिर उसी के साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तब बूढ़ा आदमी उसे एक खूबसूरत वैली दिखाता है और बताते हुए कहता है कि ये वही जगह है जहाँ तुम रहते हो, लेकिन अब इस जगह पर प्रेस्टाइज केस नाम की हाउसिंग कॉलोनी बन चुकी थी। अब इवान को धीरे धीरे यकीन होने लगता है कि उसके सामने खड़ा ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि सच में गॉड है। लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल बाकी था, आखिर उसे इस काम के लिए क्यों चुना गया। भगवान मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, तुम ही तो दुनिया बदलना चाहते थे, मैं भी वही चाहता हूँ। इवान फिर नाव की बात छेड़ता है। उसे डर था कि कहीं भगवान फिर से दुनिया में महान बाढ़ तो नहीं लाने वाले, लेकिन भगवान सीधा जवाब नहीं देते। वो बस इतना कहते हैं, जो भी करता हूँ प्यार की वजह से करता हूँ। इवान फिर समझाने की कोशिश करता है कि उसकी जिंदगी में अभी बहुत कुछ चल रहा है, नया घर, नई जॉब, पॉलिटिकल करियर और लोगों पर अच्छा इंप्रेशन जमाना। आग बनाना उसके प्लान का हिस्सा नहीं था। ये सुनकर गॉड हंसने लगते हैं। उनके लिए सबसे मजेदार बात यही थी कि इंसान हमेशा अपने प्लान्स बनाता रहता है, जबकि जिंदगी अक्सर किसी और डायरेक्शन में ले जाती है। तब गॉड इवान को एक बहुत गहरी बात समझाते हैं।
वो कहते हैं कि दुनिया को बदलना है तो एक समय में सिर्फ एक अच्छा काम करना होगा। भगवान वादा करते हैं कि अगर वो आर्क बना देगा तो जानवरों की जिम्मेदारी वो खुद संभाल लेंगे, और ये कहकर कि अगर कोई पूछे तो कह देना कि बाढ़ आने वाली है, और गॉड वहां से गायब हो जाते हैं। अगली सुबह इवान की जिंदगी और भी ज्यादा अजीब हो जाती है। सुबह उठकर वो देखता है कि उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी निकल आई है। ये दाढ़ी एक रात में इतनी बढ़ गई थी कि उसे देख खुद इवान घबरा जाता है। वो तुरंत सेव करने की कोशिश करता है पर दाढ़ी फिर निकल आती है। चीजें अब उसके कंट्रोल से बाहर निकलते जा रही थी। तभी घर की डोरबेल बजती है। दरवाजे पर प्रॉपर्टी डीलर खड़ी थी। वो इवान को एक और हैरान कर देने वाली खबर देती है। पता चलता है कि इवान ने घर के आसपास के सभी खाली प्लॉट्स खरीद लिए और वो उन्हें इसीलिए बधाई दे रही है। लेकिन इवान खुद शौक में था। उसे खुद याद नहीं था कि उसने ऐसा कब किया। जॉन भी ये देख हैरान रह जाती है, और जब वो इवान से पूछती है कि इतने सारे प्लॉट्स का आखिर वो क्या करेगा, तो इवान आधा मजाक और आधी सच्चाई में कहता है कि शायद एक बोट बनाऊंगा। बोट का नाम सुनते ही जॉन और परेशान हो जाती है। उसके लिए सब एक मिडिल लाइफ क्राइसिस जैसा लग रहा था। पहले अजीब दाढ़ी, फिर जमीन खरीदना और अब बोट बनाने की बातें। लेकिन इवान के पास समझाने के लिए शब्द नहीं थे। आखिरकार वो जॉन से कहता है कि उसे लगता है उसे ये करना ही पड़ेगा। जॉन उसे पागल समझने की बजाय सपोर्ट करने का फैसला करती है। वो कहती है ठीक है, अपनी बोट बनाओ, बस ज्यादा देर मत लगाना। और इसी सपोर्ट के साथ इवान अपना सबसे अजीब प्रोजेक्ट शुरू कर देता है। वो बच्चों को इकट्ठा करता है और वीकेंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट करता है। बच्चों को लगता है कि ये एक मजेदार फैमिली एक्टिविटी होगी, लेकिन हकीकत कुछ और थी। इवान के पास ना कोई कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस था, ना कोई इंजीनियरिंग नॉलेज, और ना ही इतनी बड़ी बोट बनाने का आइडिया। फिर भी वो लकड़ियां उठाकर आग बनाना शुरू कर देता है। लेकिन हर कोशिश फेल हो जाती है। कभी लकड़ी टूट जाती है तो कभी हाथ जख्मी हो जाते हैं, कभी पूरा स्ट्रक्चर गिर जाता है। थोड़ी देर में इवान थक कर हार मान लेता है। इवान को एहसास हो रहा था कि ये काम उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल है। इवान के लिए आग बनाना ही अब इकलौती प्रॉब्लम नहीं थी, उसका रूप भी था। इवान बाथटब में रिलैक्स कर रहा होता है, तभी ऑफिस से मार्टी की कॉल आती है। इवान को ना चाहते हुए भी ऑफिस जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस पहुंचता है, रीटा उसे देखकर शौक में रह जाती है। रीटा मजाक में उसे पूछती है कि क्या वो किसी खदान में फंस गया था या किसी वेयरवुल्फ ने उस पर हमला कर दिया। इवान के पास रीटा के सवालों का जवाब नहीं था। वो बस इतना जानता था कि उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो समझ से परे है। सबसे अजीब बात तो ये थी कि दाढ़ी काटने के बाद भी वापस कैसे निकल आती है, जैसे कोई अनजान ताकत उसे जबरदस्ती नोआ जैसा बनाने की कोशिश कर रही हो। रीटा और मार्टी दोनों उसे देखकर परेशान हो जाते हैं। सूट पहने होने के बावजूद भी इवान किसी जंगली आदमी की तरह लग रहा था। लेकिन उसकी पर्सनल प्रॉब्लम से भी ज्यादा बड़ी दिक्कत तो ऑफिस में उसका इंतजार कर रही थी। कांग्रेसमैन लोंग के बिल पर साइन करने का वक्त आ चुका था। लोंग चाह रहा था कि इवान खुद सामने आकर ऑफिशियली अपना सपोर्ट दिखाए, लेकिन इवान किसी भी हालत में लोंग के सामने इस रूप में नहीं जाना चाहता था। जब मार्टी उससे पूछता है कि आखिर वो किस काम में बिजी है, तो इवान मजबूरन सच बोल देता है, मैं एक बोट बना रहा हूँ। ये सुनकर मार्टी और भी हैरान रह जाता है। उसके लिए ये सब पागलपन था, लेकिन इवान के पास कोई अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं थी और ना ही किसी को सच बताने की हिम्मत। वो बस यही चाहता था कि किसी तरह लोग उससे ना देख लें। तभी अचानक एक आवाज सुनाई देती है, कांग्रेसमैन। इवान का चेहरा सफेद पड़ जाता है क्योंकि उसके सामने खुद एक कांग्रेसमैन लोंग खड़ा था। अब वो पल आ चुका था जैसे इवान इतनी दिनों से बचने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही कांग्रेसमैन लोंग सामने आता है, इवान बुरी तरह घबरा जाता है। उसकी दाढ़ी, उसका बदला हुआ रूप और पिछले कुछ दिनों से उसके गायब रहने की आदत उसे मुश्किल में डालने वाली थी। लोंग नोटिस करता है कि इवान ने अपना चेहरा फाइल से छुपाया हुआ है। लोंग उस फाइल को नीचे करने के लिए कहता है और जब इवान फाइल को नीचे करता है तो इवान का ये जंगली रूप देख लोंग भी हैरान था। जब लोंग इवान को इसका कारण पूछता है तो इवान घबराहट में अजीब अजीब बहाने बनाने लगता है। लोंग को इवान की ये बातें बकवास लगती है, लेकिन फिर भी वो उसे अपने ऑफिस में ले जाता है। अंदर पहुंचकर लोंग इवान को एक बहुत इंपोर्टेंट बात समझाता है। उसके हिसाब से पॉलिटिक्स जंगल की तरह है, यहाँ सिर्फ वही लोग टिक पाते हैं जो सही लोगों के साथ मिलकर चलते हैं। लोग एक एग्जाम्पल देते हुए कहता है, जो भेड़िए झुंड छोड़कर अकेले चलने की कोशिश करते हैं, आखिर में वो ही सबसे पहले मारे जाते हैं। ये सिर्फ जानवरों के लिए कहानी नहीं थी, ये एक वार्निंग थी और वो वार्निंग सीधे इवान के लिए थी। लोग उसे याद दिलाता है कि कांग्रेस में कई लोग उसकी तरह नए आए थे, लेकिन आज उनके पास अपनी कमेटी और अपनी पावर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सिस्टम के साथ चलना सीख लिया। लोग चाहता था कि इवान भी वही करे। अब लोग उसके सामने एक सीधा सवाल रखता है, क्या वो पैक के साथ चलेगा या अकेला रहकर अपना रास्ता चुनेगा। इवान के पास इस वक्त कोई चॉइस नहीं थी। उसका पॉलिटिकल करियर अभी अभी शुरू हुआ था, इसलिए वो तुरंत जवाब देता है, मैं पैक के साथ रहूंगा सर। ये सुनकर लोग खुश हो जाता है। फिर वो अपनी असली बात सामने रखता है। 2 हफ्तों बाद सेंट प्लान बिल कांग्रेस में इंट्रोड्यूस होने वाला है। पूरे देश के सामने उसकी लाइव कवरेज होगी और वो चाहता है कि इवान उसका सपोर्ट करे। कोई सवाल नहीं, कोई विरोध नहीं, सिर्फ सपोर्ट। इवान मजबूरन हाँ कर देता है, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो लोगों की नजर से भी नहीं बच पाता। एक्वेरियम में मछलियां इवान के आसपास घूम रही थी। ये चीजें लोगों को बड़ी अजीब लगती है। लोग मजाक में कहता है, पहले बर्ड्स तुम्हारे पीछे आई और फिर ये फिशेस। देखते हैं क्या कुछ कांग्रेसमैन भी तुम्हारे पीछे आता है। जितने भी अजीब साइन इवान
इवान देख रहा था वो सब नोआ की कहानी से मिलते जुलते थे। कांग्रेस में लोगों के साथ हुई मीटिंग के बाद इवान फिर से आग बनाने के काम में लग जाता है। अब उसके पास जानवरों की संख्या और भी बढ़ चुकी थी। हर दिन नए जानवर उसके घर के आसपास नजर आने लगते हैं। अब वो धीरे धीरे इस मिशन को एक्सेप्ट करने लगता है। पूरा परिवार मिलकर आग की कंस्ट्रक्शन में हाथ बटा रहा था, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम अब भी सामने थी। आग के लिए बड़े बड़े बीम्स उठाने पड़ रहे थे और उन्हें लगाने के लिए भी उनके पास कोई ऐसी मशीन नहीं थी। तभी जैसे किसी ने उनकी बात सुन ली, अचानक एक मशीन उनके सामने आ जाती है। उसके साथ एक नोट भी होता है और देखते ही देखते बच्चे उस मशीन को चलाना शुरू कर देते हैं। पूरा परिवार मिलकर आग के बड़े बड़े हिस्सों को असेंबल करने लगता है। पहली बार काम सच में आगे बढ़ते हुए नजर आता है। जहाँ पहले इवान अकेला संघर्ष कर रहा था, अब उसके साथ उसके बच्चे भी थे। धीरे धीरे आग का स्ट्रक्चर तैयार होने लगता है। इवान के इस आग प्रोजेक्ट को देखने के लिए आसपास से लोग भी अब जमा होने लगे थे। रात को शावर लेकर जब इवान बाथरूम से बाहर निकलता है तो बाहर एक अजीब ड्रेस उसका इंतजार कर रही थी, एक नोट के साथ जिसमें लिखा था कि ये कपड़े उसके बड़े बालों और दाढ़ी पर खूब जमेंगे। दिन भर की मेहनत के बाद रात को पूरा परिवार डिनर टेबल पर बैठा होता है। टीवी पर वेदर रिपोर्ट्स चल रही होती है। मेटियोलॉजिस्ट बता रहे थे कि आसपास कहीं भी बारिश की कोई आशाएं नहीं है, हर तरफ सूखा मौसम है। ये बात इवान को परेशान करने लगती है क्योंकि टीवी पर चल रही वेदर रिपोर्ट भगवान की वार्निंग के बिल्कुल विपरीत थी। एक तरफ एक्सपर्ट कह रहे थे कि बारिश का कोई चांस नहीं है और दूसरी तरफ गॉड बाढ़ की बात कर रहे थे। इवान की बेचैनी जोन से छिपी नहीं रहती और आखिरकार वो इवान से पूछती है। अब और झूठ बोलना इवान के लिए भी मुश्किल हो रहा था। वो गहरी सांस लेता है और पहली बार अपनी वाइफ को पूरी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि भगवान मेरे सामने आए, उन्होंने मुझे आग बनाने को कहा और उन्होंने कहा कि फ्लड आने वाला है। रूम में सन्नाटा छा जाता है। इवान जॉन को अपनी दाढ़ी के बारे में भी बताता है कि वो सेव करता है पर दाढ़ी फिर निकल आती है। और सबसे अजीब बात, वो खुद को धीरे धीरे नोआ जैसा महसूस करने लगा है। ये सुनकर जॉन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके लिए सब कुछ सुनना बड़ा मुश्किल था। उसने अपना पुराना घर छोड़ा, पुरानी जिंदगी छोड़ी, सिर्फ इसलिए कि इवान अपने सपने पूरे कर सके। और अब उसका पति ये गेल चोरी बातें कर रहा है। जॉन टूटने लगती है। वो बहते हुए आंसू के साथ कहती है, ये सब अब बंद करो इवान। वो इवान से गुजारिश करती है कि बच्चों को उनके डैड वापस चाहिए और मुझे मेरा हस्बैंड। ये शायद फिल्म का अब तक का सबसे इमोशनल मोमेंट था क्योंकि पहली बार इवान को एहसास होता है कि ये मिशन सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बदल रहा बल्कि उसके परिवार को भी उससे दूर कर रहा है। अगली सुबह इवान फिर से खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करता है। वही पुराना मंत्र दोहराता है, सक्सेसफुल, पावरफुल, हैंडसम, हैप्पी। जैसे वो खुद को यकीन दिलाना चाहता हो कि सब कुछ अब कंट्रोल में है। वो ऑफिस के लिए तैयार होता है पर जैसे वो घर से बाहर निकलता है अचानक उसके कपड़े गायब हो जाते हैं। वो वापस घर के अंदर आता है तो ड्रेस पर एक नोट पड़ा था, बैक टू वर्क। ये साफ था कि गॉड उसे आग के काम पर वापस लगाना चाहता है। लेकिन इवान भी अब हार नहीं मानने वाला था। वो गॉड की दी ड्रेस पर ही ऑफिस के कपड़े पहनता है और कमेटी मीटिंग के लिए निकल पड़ता है। उधर कांग्रेस में सिम्प्लेन बिल पर बहुत ही इंपोर्टेंट हियरिंग चल रही होती है। कांग्रेस में लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बिल का समर्थन कर रहा होता है। उसके हिसाब से ये बिल डेवलपमेंट, जॉब और बिजनेस ग्रोथ के लिए जरूरी है। सब कुछ उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग था। लेकिन फिर कमेटी रूम में कुछ ऐसा होता है जिसे देख सब हैरान रह जाते हैं। अचानक इवान के कपड़े बदल जाते हैं। अब वो किसी कांग्रेसमैन से ज्यादा बाइबल के नोआ जैसा लग रहा था। लोग सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है और मजाक में कहता है कि इवान हमेशा अपने सपोर्ट को ड्रामेटिक तरीके से दिखाता है। लेकिन असली ड्रामा अब शुरू होने वाला था। जब इवान रूम में खड़ा होता है तभी अचानक खिड़कियों और दरवाजों से पक्षी और जानवर भी उसका पीछा करते हुए रूम के अंदर आ जाते हैं और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग सोच रहे थे कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन इवान के लिए ये सब सच था। लोग उसे तुरंत रूम छोड़ने का ऑर्डर देता है, लेकिन इस बार इवान मना कर देता है। पहली बार वो सबके सामने खुलकर बोलता है और कहता है कि ये जानवर ट्रेंड नहीं है, ये चाहते हैं कि मैं इनकी रक्षा करूं। जैसे सुनकर पूरी कमेटी सन्न रह जाती है। लोग हैरान होकर सवाल पूछते हैं किससे, और तब इवान बोलता है कि फ्लड से। पूरा रूम हंसने लगता है। किसी को भी इवान पर यकीन नहीं होता। महीनों से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही थी, कहीं बारिश का नामो निशान तक नहीं था। ऐसे में फ्लड की बात बिल्कुल पागलपन जैसी लगती है। फिर इवान एग्जैक्ट डेट बताता है, 22 सितंबर दोपहर 1 बजे। अब लोगों की हंसी और तेज हो जाती है और जब उसे पूछा जाता है कि ये सब किसने बताया तो इवान बोलता है कि भगवान ने। पूरा हॉल चुप हो जाता है और फिर सब लोग उसे पागल समझने लगते हैं। इवान बताता है कि वो भगवान से मिला, उन्होंने उसे आग बनाने का आदेश दिया, लेकिन अब कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। कांग्रेसमैन लोग इवान का नाम बिल से हटा देते हैं और सबके सामने कह देते हैं कि कांग्रेस का प्रेशर इवान के दिमाग पर हावी हो चुका है। सिक्योरिटी गार्ड इवान को धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं, लेकिन जाते जाते भी वो चीख कर लोगों को वार्निंग देता है कि फ्लड आने वाली है, हम सबको तैयार रहना होगा।
लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। उसी पल के साथ इवान का पॉलिटिकल करियर लगभग खत्म हो चुका था और उससे भी बुरा जब वो घर लौटता है तो देखता है कि उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन इस बार किसी अच्छी खबर के लिए नहीं। वो देखता है कि हॉलवे में सूटकेस रखे होते हैं, बच्चे अपना सामान पैक कर चुके थे जोन उन्हें अपनी मायके ले जाने वाली थी। इवान घबरा कर सब समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये सब उसकी गलती नहीं है, भगवान उससे ये सब करवा रहे हैं, सब कुछ भगवान की वजह से हो रहा है। लेकिन जोन के लिए सब कुछ सुनना अब नामुमकिन सा हो चुका था। उसकी नजर में भगवान नहीं थे, सिर्फ एक ऐसा पति था जो धीरे धीरे अपनी समझ खो बैठा है। उसके लिए सब एक ऑब्सेशन बन चुका था। जब वो घर छोड़कर जाने लगती है तब इवान आखिरी बार उसे रोकने की कोशिश करता है और उसी पल खिड़की पर पानी की बूंदे गिरते हुए नजर आती है। इवान खुशी से चीख पड़ता है, देखो मैंने कहा था बारिश शुरू हो गई। वो दौड़कर बाहर जाता है और देखता है कि ये बारिश नहीं थी, सिर्फ लोन के स्प्रिंकलर्स चल पड़े थे। और उसी पल जून की आंखों में बची हुई आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है और पूरा परिवार इवान को अकेले छोड़कर चले जाता है। सड़क पर खड़ा इवान बेबस हालत में उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसका घर टूट चुका था, उसका करियर टूट चुका था, अब उसका परिवार भी उससे दूर जा चुका था। अब उसके पास सिर्फ एक चीज बची थी, भगवान का दिया हुआ मिशन, एक अधूरी आंख। कांग्रेस में लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, मीडिया उसे पागल, वियर्ड और न्यूयॉर्क नोआ जैसे नामों से बुला रही थी। रिपोर्टर्स उसके घर के बाहर जमा रहते हैं, टीवी चैनल्स उसकी दाढ़ी, उसके आंख और उसके फ्लड वाले दावों का मजाक बना रहे थे। अब पूरे देश के लिए इवान एक कॉमेडियन बन चुका था। लेकिन इन सब के बीच भी वो आग बनाना नहीं छोड़ता। हर दिन जानवरों की संख्या बढ़ती जा रही थी। दो की जोड़ियों में एनिमल्स उसके पास पहुंच रहे थे, जैसे नोआ की कहानी सच होती जा रही हो। लोग उस पर हंसते हैं, उसे पागल कहते हैं, लेकिन इवान फिर भी अपना काम करते रहता है। एक दिन जोन बच्चों को लेकर रेस्टोरेंट में बैठी होती है, तभी वहाँ टीवी पर इवान का मजाक बनाया जा रहा था। न्यूज चैनल उसकी पुरानी कैंपेन प्रॉमिस को उसकी आज की हालत से जोड़कर उसका मजाक उड़ा रहे थे। बच्चों का मन और ज्यादा उदास हो जाता है। इसी दौरान रेस्टोरेंट में एक वेटर जोन के पास आता है। वो देखता है कि जोन परेशान है और वो पूछता है कि सब ठीक है या नहीं। पहले तो जोन बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो अपनी परेशानी बता देती है। वो कहती है कि उसका पति वही आदमी है जिसे दुनिया न्यूयॉर्क नोवा कह रही है, वही आदमी जो आग बना रहा है। वेटर मुस्कुराता है और कहता है कि उसे नोवा और आग की कहानी बहुत पसंद है। जोन हैरान होकर पूछती है क्यों। तब वो वेटर एक बहुत ही गहरी बात बताता है। वो कहता है कि लोग अक्सर नोआ की कहानी को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये कहानी भगवान के गुस्से और सजा की कहानी है, लेकिन उसके हिसाब से ये एक लव स्टोरी थी, एक ऐसी कहानी जो लोगों को एक दूसरे पर विश्वास करना सिखाती है। वो याद दिलाता है कि आग में जानवर जोड़ियों में आए थे, नोआ और उसकी फैमिली भी साथ खड़ी रही थी, सब एक दूसरे के साथ थे, साइड बाय साइड। जोन फिर पूछती है, लेकिन अगर मेरा पति कहता है कि भगवान ने उसे ये सब करने को कहा तो मैं क्या करूं? वेटर कुछ पल सोचता है और फिल्म की सबसे इम्पोर्टेंट बातों में से एक बात कहता है, अगर कोई इंसान पेशेंस के लिए प्रार्थना करे तो क्या भगवान उसे सीधा पेशेंस दे देता है या उसे पेशेंस दिखाने का मौका देता है? अगर कोई कवरेज मांगे तो क्या भगवान उसे सीधा कवरेज दे देता है या उसे हिम्मत दिखाने का मौका देता है? और फिर वो जोन को उसकी अपनी प्रार्थना याद दिलाने वाली बात कहता है। अगर कोई प्रार्थना करे कि उसका परिवार और करीब आ जाए तो क्या भगवान उसे बस अच्छी फीलिंग्स दे देता है या फिर एक दूसरे से प्यार करने और साथ खड़े रहने का मौका देता है? ये बात सुनकर जोन चुप हो जाती है। उसे याद आता है कि वर्जीनिया आने के बाद उसने भगवान से प्रार्थना की थी कि उसका परिवार और करीब आ जाए और शायद यही उस प्रार्थना का जवाब हो सकता है। तभी उसे एहसास होता है कि ये वेटर कोई आम इंसान नहीं था, ये वही था जो शुरू से इवान को गाइड कर रहा था, भगवान खुद। लेकिन जब तक नोआ ये समझ पाती, गॉड वहाँ से जा चुके थे। रेस्टोरेंट में हुई बातचीत के बाद जोन की सोच बदलने लगती है। उसके मन में पहली बार ये सवाल उठता है कि कहीं इवान सच तो नहीं कर रहा। और फिर वो बच्चों को लेकर वापस घर लौट आती है। जब इवान उन्हें देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। काफी दिनों बाद उसका परिवार उसके सामने खड़ा था। बच्चे खुशी से उसे देखते हैं। हालांकि उसका नोवा वाला रूप देखकर वो उसका मजाक भी बनाता है, पर अब ये सब उनके लिए इतना अजीब नहीं था। जोन इवान को बताती है कि सिटी ऑफिशियल आग को तोड़ने वाले हैं। कांग्रेसमैन लोग ने उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी है। आग में कई कोर्ट वायलेंस निकाले गए और अगर 22 सितंबर तक अगर आग नहीं हटाई गई तो वो उसे गिरा देंगे और इवान को गिरफ्तार भी कर सकते हैं। लेकिन ये सुनकर इवान के चेहरे पर घबराहट के बजाय यकीन नजर आता है, क्योंकि 22 सितंबर वही डेट थी जो भगवान ने फ्लड के लिए बताई थी। तभी अचानक बच्चे चीखते हैं और उनके सामने एक ऐसा नजारा होता है जैसे देख किसी के भी होश उड़ जाए। हर दिशा से जानवर आ रहे होते हैं, हजारों की संख्या में, जैसे पूरी दुनिया का विल लाइफ एक ही जगह जमा हो गया हो। अब जोन के पास शक करने की कोई वजह नहीं बची थी और तब वो एक फैसला लेती है, कोई भी आग को नहीं गिराएगा बल्कि उसे पूरा किया जाएगा। अब पूरा बेक्स्टर परिवार मिलकर आग के कंस्ट्रक्शन में जुट जाता है। जानवर खुद भी कंस्ट्रक्शन में मदद करने लगते हैं। कोई रस्सी खींच रहा होता है, कोई लकड़ी उठा रहा होता है, कोई टूल्स लेकर आ रहा होता है। पूरा कंस्ट्रक्शन साइट एक अजीब लेकिन अद्भुत टीम वर्क का नजारा बन गया था। शेर कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर पहरा दे रहे होते हैं। आग तेजी से तैयार होने लगती है।
मीडिया भी इन सबको लाइव कवर कर रही थी। पूरे देश के लोग टीवी पर देख रहे होते हैं कि किस तरह हजारों जानवर एक आग बनाने में मदद कर रहे हैं। कुछ लोग इसे चमत्कार समझते हैं तो कुछ लोग सर्कस, और कुछ लोग अब भी इवान को पागल समझ रहे थे। लेकिन इवान को अब भी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी दौरान मार्टी, रीटा और एगन भी वापस उसके पास आता है। पता चलता है कि कांग्रेसमैन लोंग ने उन्हें ऑफिस से बाहर निकाल दिया है। अब उन्हें भी शक होने लगा था कि लोंग कुछ बड़ा छुपा रहा है। एगन अपनी इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट सामने रखता है और जो सच सामने आता है वो बहुत ही खतरनाक था। पता चलता है कि प्रेस्टीज केस जहाँ इवान रहता है कभी फेडरल लैंड हुआ करता था, लेकिन कांग्रेसमैन लोंग ने एक डैम प्रोजेक्ट अप्रूव करवाया और फिर आसपास की जमीनें प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बेच दी। सालों पहले लोकल लोगों ने इस प्रोजेक्ट का विरोध भी किया था। उनका कहना था कि लोंग और उसके डेवलपर साथी सेफ्टी रूल्स और बिल्डिंग इंस्पेक्शंस को इग्नोर कर रहे थे, और अब वही आदमी सिंप्लेन बिल के जरिए नेशनल पार्क के साथ भी कुछ ऐसा ही करने वाला था। अब तस्वीर साफ होने लगती है। ये बिल एनवायरमेंट या डेवलपमेंट के लिए नहीं था, ये पैसा कमाने के लिए था, और लोग अब उस बिल को पास कराने के लिए हर हद पार करने के लिए तैयार है। मार्टी गुस्से में इवान से कहता है, तुम यहाँ आग बना रहे हो और उधर लोग और उसके दोस्त अमीर बनते जा रहे हैं। लेकिन इवान बेबस था। उसे कांग्रेस से सस्पेंड कर दिया गया था। उसकी पॉलिटिकल पावर्स खत्म हो चुकी थी और उसके पास कोई ऑफिशियल अथॉरिटी नहीं बची थी। लेकिन शायद भगवान का प्लान अभी खत्म नहीं हुआ था। बहुत जल्द सच और झूठ की टक्कर होने वाली थी और इस बार पूरा देश उसका गवाह बनने वाला था। आग फाइनली पूरी हो चुकी थी। इवान सामने खड़ी उस विशाल आग को देखता है और जैसे इवान इशारा करता है सभी जानवर आग पर चढ़ने लगते हैं। ये देख लोग हैरान थे और कैलेंडर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा था। आज 22 सितंबर था, वही दिन जिस दिन भगवान ने फ्लड आने की बात कही थी। लेकिन आसमान बिल्कुल साफ था, ना बादल, ना बारिश, ना तूफान, कुछ भी नहीं। लेकिन इवान को भगवान पर पूरा भरोसा था। वो लोगों को चिल्ला चिल्ला कर चेतावनी देता है कि फ्लड आने वाली है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। लोग और जोर जोर से हंसने लगते हैं। अभी दूर कहीं से एक अजीब सी गरजने की आवाज सुनाई देती है। कुछ पल के लिए सब लोग चुप हो जाते हैं। इवान तुरंत कहता है, सुना तुमने, बारिश आ रही है। लेकिन उसका बेटा ध्यान से सुनता है, पापा ये बारिश की आवाज नहीं है, ये आवाज उन बुलडोजर्स की थी जिन्हें कांग्रेसमैन लोंग इवान की आग को गिराने के लिए लेकर आया था। अथॉरिटी के हिसाब से आग इलीगल थी और उसे गिराने का परमिट भी उनके पास है। कांग्रेसमैन लोंग आग पर चढ़कर इवान से बात करता है। वो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये सब एक अच्छा शो था, लेकिन शो अब खत्म हो चुका है। इवान भी पीछे नहीं हटता और लोंग पर आरोप लगाते हुए कहता है कि जमीन से तुमने कितना पैसा कमाया, और फिर उसकी पूरी स्कीम सामने रख देता है। फेडरल लैंड, डैम प्रोजेक्ट, प्राइवेट इन्वेस्टर्स और नेशनल पार्क को बेचकर और भी पैसा कमाने की प्लानिंग। लोंग के हिसाब से पैसा कमाना गलत नहीं था, और जो लोग उसके कैंपेन को फंड करते हैं वो सब सिंप्लेन बिल पास होता देखना चाहते हैं, और उसके मुताबिक ये बिल हर हाल में पास होकर रहेगा। एक तरफ पावर और ग्रिड और दूसरी तरफ फेथ। लोग गुस्से में डिमोलिशन ऑर्डर निकलवा देता है। कोर्ट की परमिशन के साथ बुलडोजर आग गिराने के लिए तैयार हो जाते हैं। अनाउंसमेंट होता है 3 मिनट में आग तोड़ दी जाएगी। अब बैक्स्टर फैमिली भी घबरा जाती है। जॉन इवान से कहती है कि उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए, आग खत्म होने वाली है, सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन इवान मना कर देता है। उसका दिल कह रहा था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जॉन भी आसमान की तरफ देखकर कहती है, शायद भगवान का फ्लड लिटरल फ्लड ना हो, शायद वो नॉलेज का फ्लड हो, या इमोशन का फ्लड, या अवेयरनेस का फ्लड। ये एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन थी, और सच कहें तो इस वक्त वही सबसे ज्यादा सेंसिबल लग रही थी। जब डिमोलिशन का काउंटडाउन चल रहा होता है, इवान चुपचाप खड़े रहता है। उसे महसूस हो रहा था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। और फिर आसमान में गरज सुनाई देती है। पहली बार एक तेज बिजली चमकती है और उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है। पूरा इलाका सन्न रह जाता है। जो लोग अब तक हंस रहे थे अब चुप हो गए थे। लेकिन कुछ ही मिनट बाद बारिश धीमी पड़ जाती है। लोग फिर से हंसना शुरू कर देते हैं। इवान की प्रेडिक्शन आधी सही निकली। बारिश हुई पर थोड़ी सी, कोई फ्लड वगैरह नहीं आया। मीडिया भी उसका मजाक उड़ाने लगती है, लेकिन इवान को लगता है कि कुछ गलत है। फिर अचानक उसके दिमाग में मार्टी की बात घूमती है। कांग्रेसमैन लोंग, बिल्डिंग कोड वायलेशन, डैम कंस्ट्रक्शन, कट कॉर्नर्स, और तब उसे सच समझ आ जाता है। फ्लड आसमान से नहीं आने वाली, फ्लड लेक से आने वाला था। लोंग लेक डैम से। इवान दूर देखता है और उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। डैम टूटने वाला था। वो जोर से चिल्लाता है, सब लोग आग पर चढ़ जाओ। इस बार कोई भी उसकी बात पर नहीं हंसता। सब लोग उसकी आंखों में सच्चा डर देख रहे थे। और फिर एक बहरे कर देने वाली आवाज सुनाई देती है। डैम टूट जाता है। सब लोग जान बचाने के लिए आग की तरफ भाग रहे थे। वही आग जिसका कुछ देर पहले सभी मजाक बना रहे थे, वही अब उनकी जिंदगी बचाने वाला था। जानवर, पड़ोसी, रिपोर्टर्स, ऑफिशियल, सबको आग में जगह दी जाती है। और फिर पानी आग को उठा लेता है। लोग चीखने लगते हैं, कार्स बहने लगती है, घर पानी में डूबने लगे थे, और कुछ ही पलों में पूरा इलाका तबाह हो जाता है। पूरा जहाज तेज धार के साथ बहने लगता है। अंदर लोग काफी घबराए हुए थे। कोई प्रार्थना कर रहा था, कोई चीख रहा था, और सभी इवान की तरफ देख रहे थे। वही आदमी जिसे कुछ घंटे पहले लोग पागल समझ रहे थे। इसी दौरान वॉशिंगटन में कांग्रेसमैन लोंग सिंप्लेन बिल पास करवाने वाला होता है। वोटिंग शुरू हो चुकी थी। दूसरी तरफ आग
ब्रिज से टकराने वाली होती है। सभी लोग घबराए हुए थे, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। एक ऊंची लहर आग को उठा लेती है और आग आसानी से ब्रिज को पार कर लेती है। आग अब सीधा कैपिटोल के सामने पहुंच जाता है। सब लोग ये देख हैरान रह जाते हैं। पूरा देश लाइव टीवी पर ये नजारा देख रहा था। आग, फ्लड, हजारों जानवर और कांग्रेस में लोगों की टूट चुकी डैम प्रोजेक्ट की सच्चाई। अब सब कुछ सामने आ चुका था। लोग समझ जाता है कि उसकी गेम अब ओवर हो चुकी है। मीडिया तुरंत उसके प्रॉफिटिंग और करप्शन की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। सिंप्लेन बिल रोक दिया जाता है और कांग्रेस में लोगों का पूरा एम्पायर गिरने लगता है। दूसरी तरफ इवान ने सब कुछ पा लिया था। जो कुछ भी उसने खोया, उसका परिवार अब उसके साथ था। उसके बच्चे अब उस पर गर्व कर रहे थे और दुनिया अब उसे पागल नहीं बल्कि हीरो के रूप में देख रही थी। कुछ समय बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है, इवान की मुलाकात एक बार फिर भगवान से होती है। अब उसके पास एक सवाल था। भगवान, आपको पहले से ही पता था ना कि डैम टूटने वाला है? भगवान मुस्कुराते हैं और मानते हैं कि उन्होंने आखिर में थोड़ा धक्का जरूर दिया, लेकिन बाकी सब कुछ इवान ने किया। और तभी भगवान उसे याद दिलाते हैं कि तुमने सच में दुनिया बदल दी। इवान हैरान हो जाता है। उसके हिसाब से उसने कोई महान काम नहीं किया था, लेकिन भगवान उसे याद दिलाते हैं कि उसने अपने परिवार के साथ वक्त बिताया, अपने बच्चों को वापस पाया, एक आवारा कुत्ते को घर दिया और लोगों की जान बचाई। फिर भगवान उसे वही बात दोबारा कहते हैं जो पूरी फिल्म का असली मैसेज है, दुनिया कैसे बदलती है एक समय में एक अच्छा काम करके। वन एक्ट ऑफ रैंडम काइंडनेस एट ए टाइम। और इसी के साथ इवान की कहानी पूरी हो जाती है। एक एम्बिशियन पॉलिटिशियन की कहानी जो दुनिया बदलने निकला था और आखिर में समझा कि दुनिया स्पीचेस, पावर और पॉलिटिक्स से नहीं बदलती, बल्कि छोटे छोटे अच्छे कामों से बदलती है। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।